तो समाज तो इस वर्गीकरण से नहीं बट रहा है। समाज तो जो है 21 तारीख को इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 21 तारीख को बांट दिया। जल्दी ही हमारी आंखें खुल गई कि बहुजनों की बात करते करते ये सिर्फ एक विशेष वर्ग की बात करती हैं। ये तो जो भी समाज के लिए लड़ेगा, जो समाज की बात करेगा या अपने हक अधिकार मांगेगा, उसको आरएस का एजेंट बता देती हैं, उसको वो बीजेपी का बता देती हैं। ये आज डीएससी समाज के साथ हो रहा है। आरसी जी को, चंद्रशेखर जी को और इनके बड़े से बड़े बुद्धिजीवी मेरे सामने आकर बैठ जाएं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप मुझे ये बता दें कि इससे कैसे समाज बढ़ जाएगा, इससे आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा, इससे संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मौजूद है मेरे साथ रविंद्र जलोटा जी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। रविंद्र जी, क्या कहेंगे? लगातार डीएससी समाज जो है अपनी लड़ाई लड़ता रहा हरियाणा में, और इलेक्शन भी वर्तमान में जो सरकार बनी है नायब सैनी को उन्होंने जिताया भी, और जीतने के साथ ही जिस दिन वाल्मीकि जयंती थी उसी दिन उन्होंने डीएससी लागू कर दिया हरियाणा में। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए विकास जी, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं आपको कि ये मायावती जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग, जो भी बीजेपी इसमें आगे बढ़कर इसको लागू कर रही है और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वो ये कह रही है कि वो बीजेपी के लोग हैं। तो ये जरूरी नहीं है और ये बिल्कुल कतई नहीं है कि जो लोग इसके समर्थन में हैं वो बीजेपी के हैं। ये इनका जो है ना सरासर एक तरह झूठ फैला रहे हैं कि जो भी डीएससी का समर्थन करे तो वो बीजेपी के, ऐसा कुछ नहीं है। और बात रही बंटने वाली, अब मैं मुख्य बात करूं तो समाज जो है ना इस आरक्षण वर्गीकरण से नहीं बट रहा है। समाज तो उस दिन 21 अगस्त को ही बट चुका था जिस दिन ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, और उस फैसले को किसी ने पढ़ा तक भी नहीं, देखा तक भी नहीं, और इन्होंने उस फैसले का विरोध कर दिया और 21 तारीख इन्होंने रख दी कि भारत बंद हम करेंगे। ये बहुजन मूवमेंट के इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय रहेगा। ये काला दिन था कि जिस दिन बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली नेता मायावती और चंद्रशेखर ने एक तरफा भारत बंद आंदोलन का समर्थन किया, तो इससे डीएससी समाज एक तरह से ये समझा कि उन्होंने डीएससी समाज का विरोध किया। तो समाज तो इस वर्गीकरण से नहीं बट रहा है। समाज तो जो है 21 तारीख को इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 21 तारीख को बांट दिया। समाज अब नहीं बट रहा और इसके गुनहगार, समाज को बांटने के गुनहगार मायावती जी और चंद्रशेखर खुद है। लेकिन रविंद्र जी, सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, उनका शासन इतना अच्छा था, तमाम काम उन्होंने बहुजनों के लिए किए। अब वो लगातार ये कह रही कि ये फैसला जो बहुजनों के खिलाफ है, ये फैसला बहुजनों के खिलाफ है, ये संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा, तो इसको कैसे आप ले रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुजन बहुजन करके जो ये सत्ता में आई, और इससे पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि हम उस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले सिपाहियों में से एक हैं। हम इन्हीं आदरणीय मायावती जी के आदर्शों पे चलने वाले लोग थे और इन्हें अपना आदर्श मानते थे। इनके लिए भी हम अपना तन मन धन निछावर करते थे। 20-25 सालों तक हम इनके पीछे ही लगे रहे। और मैं एक व्यक्तिगत आपको बताऊं, 2007 में जब ये पूर्ण बहुमत से पहली बार सरकार में आई, उस दिन विकास जी मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि हमारी बहुजन नेता पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी है और हम इन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। लेकिन जल्दी ही हमारी आंखें खुल गई कि बहुजनों की बात करते करते ये सिर्फ एक विशेष वर्ग की बात करती हैं। और यूपी में, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि वहां पर कितनी एक विशेष वर्ग के अलावा कितनी विधानसभा की सीटें इन्होंने डीएससी समाज को दी, लोकसभा में कितने लोग इन्होंने लड़ाए। तो इनका कभी भी बहुजन मिशन नहीं था और कभी भी इन्होंने बहुजन की बात नहीं करी। और कुछ जातियों का तो ये हमेशा से विरोध ही करती आई हैं। आज तक हम भी नहीं समझ पाए हैं कि उन जातियों ने इनका क्या उखाड़ लिया है जो कि उसका विरोध करती आई हैं। और आज ये
जो बांटने की बात कर रही है ना विकास जी, ये कह रहे हैं कि इससे समाज बढ़ जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं मायावती जी से या अन्य जो बहुजन समाज के नेता अपने आप को कहते हैं, इससे समाज कैसे बढ़ जाएगा? अगर एक वर्ग को इससे कुछ विशेष सुविधाएं मिल रही हैं तो समाज कैसे बढ़ जाएगा? ये तो वही बात हुई कि जब पूना पैक्ट के समय आरक्षण लागू करने वाली बात थी, आरक्षण को देने वाली बात थी, तो उस समय भी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने भी यही कहा था कि इससे समाज बढ़ जाएगा। अगर जब समाज नहीं बढ़ा है तो अब समाज कैसे बढ़ेगा? और समाज वर्गीकरण लागू करने से नहीं बढ़ा, समाज तो बढ़ चुका है। समाज 21 तारीख को बढ़ चुका है, 21 अगस्त को बढ़ चुका है, और इसकी बांटने की गुनहगार खुद मायावती हैं। तो फिर बहुजन मिशन मूवमेंट, बाबा साहब की आइडियोलॉजी, उसका क्या होगा सर? मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मान्यवर कांसीराम जी के जाने के बाद जिस दिन इन्होंने इस मिशन की बागडोर, वो बाहर से आया हुआ एक लड़का है विदेशी रिटर्न, क्या नाम है वो, आकाश, नाम भी नहीं पता बेचारे का मुझे, उसको उत्तराधिकारी बना दिया। मूवमेंट तो मायावती जी ने उस दिन खत्म कर दिया था। बल्कि उस वक्त जब तक ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया था और ये 21 तारीख को भारत बंद का इन्होंने फैसला नहीं किया था, उस वक्त तक हम ये कह रहे थे कि मायावती जी अपने इस भतीजे को न बना करके चंद्रशेखर, जो कि जमीन पर लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, हमने कई लोगों के द्वारा ये बात पहुंचाने की कोशिश करी कि चंद्रशेखर जो एक तैयार नेता है, जमीनी नेता है, उसको आप अपना उत्तराधिकारी बनाइए। उसको तो आरएसएस का एजेंट बताती है। नहीं, ये तो जो भी समाज के लिए लड़ेगा, जो समाज की बात करेगा या अपने हक अधिकार मांगेगा, उसको आरएसएस का एजेंट बता देती हैं, उसको वो बीजेपी का बता देती हैं। यही आज डीएससी समाज के साथ हो कि वो सबको कहने लगे डीएससी समाज जो है वो कहते हैं ना भाजपा का गुलाम है, भाजपा का समर्थक है। मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि आज जो डीएससी समाज है ना, इन विशेष वर्ग के जो नकली अम्बेडकरवादी है ना, जो स्वार्थी अम्बेडकरवादी है, इनसे बढ़कर मिशन का काम कर रहे हैं, मिशन को बढ़ाने का। लेकिन और इनसे ज्यादा मनुवाद का विरोध कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस भाजपा का भी विरोध कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा कर रहे हैं। और बात ये आरएसएस एजेंट की करते हैं औरों के लिए, भाजपा के समर्थन की। 4 बार ये सरकार में आई हैं, उनके पहली बार मुख्यमंत्री उनके समर्थन से बनी है। ये क्या ही बात करती है, हद है। मतलब जब अपनी बात आए तो उस बात को खुद नकार देती हैं, और जब बात किसी दूसरे बंदे की आए तो वो उसको गलत बताती हैं। तो इनका दोहरा रवैया है, ये मैं आपको बता दूं। ये दोहरा चरित्र मतलब दिखा रहा, इससे दोहरा चरित्र दिखाई पड़ता है इनका। विकास जी, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है ना, तो आप दलित दस्तक के एडिटर इन चीफ अशोक दास जी की किताब है करिश्माई कांसीराम, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही अपनी जाति के लोगों को भर्ती किया। इसका उदाहरण एक नोएडा अथॉरिटी है कि 200 नौकरियों में से, 200 वैकेंसी में से 199 सीट पर सीट उन्होंने एक जाति की भरी। और इसके राजनीतिक रूप में उदाहरण है कि 80 सीटें होती हैं यहाँ पे जो विधानसभा की, सारे के सारे 17 सीटें होती है लोकसभा की, उसमें कितना प्रतिनिधित्व देते हैं। तो ये सिर्फ ढकोसला है बहुजन इनका। ये सिर्फ एक जाति की बात करने वाली नेता रही हैं, और इनकी मानसिकता सिर्फ जातिवादी है। सबसे बड़ी अगर जातिवादी हिंदुस्तान में कोई है तो वो मायावती है। लेकिन बहुजनों के लिए काम भी तो किया सर उन्होंने। बहुजनों के लिए सिर्फ मैं कहता रहा हूँ कि बहुजनों के नाम पे इन्होंने सिर्फ एक जाति की बात की है, सिर्फ एक जाति के लिए काम किया है। तो फिर पूरे देश में डीएससी की लड़ाई अब तेज हो गई है, लोग उत्तर प्रदेश में भी डिमांड कर रहे हैं, अभी हाल ही में दिल्ली में भी इलेक्शन होने वाले हैं 4 से 5 महीने में। तो क्या रहेगा, डीएससी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा, राजनीतिक मुद्दा? बिल्कुल। आपके सवाल के जवाब से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, ये 3-4 इनके नेता जो हैं, मायावती जी हैं, ये अपना चंद्रशेखर है, या अन्य इनके बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, वो वर्गीकरण का विरोध सिर्फ 4-5 चीजों पे करते हैं विकास जी। इससे समाज बढ़ जाएगा, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, इससे संविधान खत्म हो जाएगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, मायावती जी को, चंद्रशेखर जी को, और इनके बड़े से बड़े बुद्धिजीवी मेरे सामने आकर बैठ जाएं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप मुझे ये बता दें कि इससे कैसे समाज बढ़ जाएगा, इससे आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा, इससे संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। भाई, इस आरक्षण का प्रावधान किस विषय को लेके या किस मकसद को लेके किया गया था कि आरक्षण उस आखिरी पायदान पे बैठे व्यक्ति तक जाए जिसको उसकी आवश्यकता है। तो जब
दलितों में भी आखिरी पायदान पे बैठे व्यक्ति को इसका फायदा मिल सकता है, तो ये क्यों विरोध कर रही हैं इसका? तो इसका सरासर विरोध है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि इनके बड़े से बड़ा बुद्धिजीवी आकर के मुझसे डिबेट कर ले। अगर वो सही है तो मैं कह रहा हूं कि मैं जो है समाज सेवा छोड़ दूंगा सारी। और अब बात रही अपने डीएससी समाज के लिए, मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैंने अपनी पिछली भी वीडियो में कहा कि मुझे भी जब ये फैसला आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कुछ दिनों तक बल्कि हफ्ते भर तक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में था। लेकिन जब हमने इसको देखा, परखा और कई बुद्धिजीवियों से बात करी, कई इंटेलेक्चुअल से बात करी, तो समझ में आया और खुद पढ़ा, तब समझ में आया कि ये सही है। तो मैं अपने डीएससी समाज के कुछ असमंज लोगों को या इनकी पार्टियों में बैठे लोगों को कहना चाहूंगा कि जब आप दूसरी पार्टियों के काम करने वाले नेताओं को अंधभक्त कहते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अंधभक्त हो रहे हो, गुलाम हो रहे हो इनके। भाई सही के साथ खड़े हो जाओ। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज हम सही के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, बाबा साहब के उस मिशन के साथ खड़े हैं कि आखिरी व्यक्ति तक आरक्षण का फायदा हो। तो बस मैं अंत में ये कहूंगा कि आप पूरी ताकत इसको, जैसे हरियाणा में लागू हुआ, दिल्ली देश की राजधानी है और हमारी डीएससी समाज की ताकत सबसे बड़ी है। आप इसको दिल्ली में लागू कराएं। उत्तर प्रदेश में काम इस पे हो रहा है, वहां के लोगों से कहना चाहूंगा कि अपना दबाव बनाएं वहां की सरकार पे और इसको जल्द से जल्द लागू कराएं। आपका एक मकसद होना चाहिए, इसको लागू कराना, और फालतू की बातों में डिबेट या बहस इन लोगों से नहीं करनी है। आप सही हैं, इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आरक्षण में आरक्षण वर्गीकरण को लागू कराने पूरी अपनी ताकत लगा दें। धन्यवाद। जय भीम।